दोस्तों, कभी कभी कुछ पलों का गुस्सा उम्र भर के लिए पछतावा और आंसू देकर चले जाता है। कभी कभी कुछ पलों के लिए भड़की हुई गुस्से की आग सब कुछ जलाकर राख कर देती है, सब कुछ जलाकर खाक कर देती है। इसीलिए दुनिया भर के महान विचारकों ने कहा है कि हर व्यक्ति को अपने मन को हिंसा, घृणा, क्रोध जैसे मनोविकारों से मुक्त रखना चाहिए, क्योंकि इन सब की अभिव्यक्ति हिंसा के रूप में होती है और हिंसा हमेशा ही तबाही और बर्बादी का कारण बनती है, विनाश का कारण बनती है। हिंसा कभी भी सृजन नहीं कर सकती, सृजन नहीं करती। अगर कल सत्य प्रकाश दुबे के घर वाले अपने क्रोध पर काबू पा जाते तो प्रेमचंद यादव की हत्या नहीं होती, और प्रेमचंद यादव की हत्या से उनके परिजन और उनके समर्थक जो क्रोधित आक्रोशित हो गए, अगर वो जो है उस क्षण अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेते तो शायद इतना बड़ा, इतना नृशंस हत्याकांड नहीं होता जो कल उत्तर प्रदेश के रुद्रपुर जिले के फतेहपुर गांव में हुआ, और जिसने जो है समूचे देश को हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी सामूहिक हत्याकांड के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। घटना उत्तर प्रदेश के रुद्रपुर जिले के फतेहपुर नामक गांव की है, और ये गांव रुद्रपुर जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। फतेहपुर गांव में अलग अलग नाम से कई टोले हैं और एक बड़ा गांव है। तो इसी गांव के लेहड़ा नामक टोले में सत्य प्रकाश दुबे अपने परिवार के साथ रहते थे। सत्य प्रकाश दुबे 3 भाई थे। उनके बड़े भाई ओम प्रकाश दुबे का पहले ही निधन हो चुका था। उनके एक और भाई ज्ञान प्रकाश उर्फ साधु दुबे सत्य प्रकाश के साथ ही रहते थे और उन्हीं के घर में रहते थे, अविवाहित थे। दोनों भाई साथ रहते थे, लेकिन दोनों भाइयों के बीच अक्सर वाद विवाद होता रहता था, और इन्हीं वाद विवादों से परेशान होकर, तंग होकर साधु दुबे सत्य प्रकाश दुबे का घर छोड़कर निकल जाते हैं और गांव के ही अभयपुर टोले के प्रेमचंद यादव के घर पर जाकर रहने लगते हैं। घटना 2013 की है। 2014 में प्रेमचंद यादव साधु दुबे से उनके हिस्से की 9 बीघा जमीन खरीद लेते हैं, और ये बात सत्य प्रकाश दुबे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उन्हें लगता है कि प्रेमचंद यादव ने उनके भाई साधु दुबे को बरगला कर उससे उसके हिस्से की जमीन खरीद ली है। साधु दुबे का जो हिस्सा था, उनके हिस्से की जो जमीन थी, वो सत्य प्रकाश के घर के पास ही थी। तब से इस जमीन के विवाद की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद अभी 1 हफ्ता पहले जब प्रेमचंद यादव अपने खेत में फसल काटने गए थे, तब उनका सत्य प्रकाश दुबे के साथ वाद विवाद हुआ था। इसकी शिकायत सत्य प्रकाश दुबे ने हफ्ते भर पहले रुद्रपुर पुलिस चौकी पर भी की थी, लेकिन यहाँ पुलिस की लापरवाही देखने को मिलती है, और इस मामले पर अभी किसी भी अफसर ने कोई बात नहीं की है। इस बात को लेकर, 1 हफ्ते पहले की गई शिकायत को लेकर सारे अफसर अभी तक मौन हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 1 हफ्ता पहले जो शिकायत सत्य प्रकाश दुबे ने की थी, अगर पुलिस गंभीरता पूर्वक उसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई करती तो भी शायद ये सामूहिक हत्याकांड होने से रुक रुक सकता था। तो दोस्तों, बात कल ही की है, कल सुबह की है। प्रेमचंद यादव अपने घर पर बैठे होते हैं, तभी उन्हें कोई फोन करके बताता है कि उनके खेत में लगाया हुआ सागौन का पेड़ गिर गया है, और उसे देखने के लिए वो सुबह सुबह मोटरसाइकिल लेकर अपने खेत पर पहुंचते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का कहना यह है कि सब बाइक सत्य प्रकाश दुबे के घर के सामने खड़ी करते हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि प्रेमचंद यादव ने बाइक रोड पर खड़ी की। बाइक कहीं भी खड़ी किया हो उन्होंने,
लेकिन कुल मिलाकर बात यह होती है कि सत्य प्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव का आमना सामना हो जाता है। दोनों के बीच में वाद विवाद होने लगता है। वाद विवाद आगे बढ़कर हिंसक झड़प में बदल जाता है। सत्य प्रकाश दुबे और उनके परिवार के लोग मिलकर प्रेमचंद यादव की हत्या कर देते हैं। ईंट पत्थरों से कुचलकर उन्हें मार दिया जाता है। अब अगर यहाँ पर सत्य प्रकाश दुबे के घर वाले अपने क्रोध पर काबू पा लेते तो शायद प्रेमचंद यादव की हत्या नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रेमचंद यादव की हत्या हो जाती है। इस बात की खबर जैसे ही उनके परिजनों को मिलती है, उनके परिजन और समर्थक हथियारों से लैस होकर सत्य प्रकाश दुबे के घर पर पहुंच जाते हैं। एक बड़ी संख्या में घर के सामने आ जाते हैं। वहां पर जो लोग मौके पर मौजूद थे, उन लोगों का कहना है कि भीड़ इतना ज्यादा गुस्से में थी, इतना ज्यादा क्रोधित आक्रोशित थी कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो जाकर उन्हें समझाएं या रोकने की कोशिश करें। सत्य प्रकाश दुबे इस उग्र आक्रोशित क्रोधित भीड़ को देखकर अपना घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं, अपने ही घर में छुप जाते हैं। भीड़ से निकलकर दो लोग घर के पिछले हिस्से में दीवार फांद कर प्रवेश कर जाते हैं और आकर दरवाजे को खोल देते हैं। दरवाजा खोलने के बाद हिंसक भीड़, आक्रोशित भीड़ घर के अंदर प्रवेश करती है। सबसे पहले सत्य प्रकाश दुबे इस भीड़ को रोकने की कोशिश करते हैं, उन्हें गोली मार दी जाती है और उसके बाद धारदार हथियारों से भी हमला करके उनको मार दिया जाता है। उनकी पत्नी किरण दुबे, उनको भी जो है भीड़ द्वारा गोली मारी जाती है पहले, उसके बाद धारदार हथियारों से हमला कर उन्हें भी मार दिया जाता है। आगे बढ़ने पर सत्य प्रकाश दुबे की पुत्री सलोनी दुबे 18 वर्ष, वो भी भीड़ द्वारा मार दी जाती है। उनका एक पुत्र गांधी, जिसका कल ही के दिन 2 अक्टूबर को बर्थडे था, अपने बर्थडे के दिन ही भीड़ के हत्थे चढ़ जाता है और भीड़ द्वारा उसकी भी हत्या कर दी जाती है, जिसकी आयु 15 वर्ष थी। और सत्य प्रकाश दुबे की एक पुत्री नंदिनी, जो 10 वर्ष की थी, वो भी भीड़ द्वारा मार दी जाती है। उनका एक 8 वर्षीय बेटा था, जिसे भीड़ मरा हुआ समझकर चले जाती है। बाद में जब पुलिस पहुंचती है तो वो पाती है कि उसकी सांसें चल रही है। उसे रुद्रपुर जिले के एक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए फिर उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रिफर कर दिया जाता है और अभी वो वहीं पर एडमिट है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि किस तरह से क्रोध की आग ने एक परिवार को पूरी तरह से खत्म कर दिया। सत्य प्रकाश दुबे के घर में सिर्फ 2 लोग जो है जीवित बचते हैं और संयोग से ये 2 लोग कल की डेट में घर के अंदर नहीं होते। उनका बड़ा बेटा घर के बाहर, जिसका नाम देवेश दुबे है, वो पूजा पाठ के लिए घर से बाहर चला गया होता है, शहर चला गया रहता है, इसलिए वो घर के अंदर नहीं होता, वो बच जाता है। और उनकी बड़ी बेटी, जिसकी कुछ वर्ष पहले ही सत्य प्रकाश दुबे ने शादी कर दी थी, निशा दुबे, वो अपने ससुराल में होती है, इसलिए वो बच जाती है। और इस नृशंस सामूहिक हत्याकांड की जैसे ही पुलिस प्रशासन को खबर मिलती है, पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। स्पेशल डीजी लखनऊ से लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार पहुंचते हैं, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद पहुंच जाते हैं और गोरखपुर के कमिश्नर अनिल ढींगरा, एसपी संकल्प शर्मा, डीआईजी के रविंद्र गौड़ जैसे तमाम आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। मामला 2 पक्षों के साथ साथ 2 जातियों का भी होता है। इस सामूहिक हत्याकांड के बारे में सुनकर आसपास के गांव के भी हजारों लोग गांव की तरफ चल पड़ते हैं। तो माहौल को देखते हुए, तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पीएससी और पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाती है, गांव के अंदर भी, गांव के बाहर भी।
पोस्टमार्टम रात के 9 बजे तक इन लोगों का, मरने वालों का हो जाता है। रात को 10 बजे भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इन लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। अब तक की जानकारी के अनुसार इस मामले में 77 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 27 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई है और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राजस्व विभाग की टीम भी प्रेमचंद यादव के घर पर आज ही पहुंची और तहसील और जिला के प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे। प्रेमचंद यादव के घर की नापजोख की जा रही है और सुनने में आ रहा है कि उन्होंने ग्राम सभा की कुछ जमीन को अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। तो इससे यही लगता है कि बुलडोजर की कार्रवाई जो है प्रेमचंद यादव के घर पर कभी भी हो सकती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से क्रोध की आग ने एक पूरे परिवार को पूरी तरह से मिटा दिया। इसलिए कभी भी क्रोध आए तो उसको नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बहाव में बह नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, इस सामूहिक हत्याकांड की खबर से पूरे गांव में हाहाकार और चीख पुकार मच जाता है। जिसने भी सुना सहम जाता है, कांप जाता है। और हालत ये थी कल रात गांव की कि एक प्लाटून पीएससी के साथ साथ 3 थाना अध्यक्ष के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स गांव के अंदर तैनात थी और गांव में पूरी तरह से दहशत का माहौल है। लोग एक दूसरे के घरों में जाने से डर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि अधिकारी बयान दे रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच होगी और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन देखना यह होगा कि क्या पारदर्शी तरीके से मामले की जांच होगी या जो है फिर राजनीति के चक्कर में कुछ लोगों को धर पकड़ करके लीपापोती कर दिया जाता है इस मामले में। ये देखना दिलचस्प होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।